हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्ग पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, उसमें एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, बंगाल के नवाब। बंगाल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बंगाल के थ्रू ही अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार किया था। सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया, फिर धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन पूरे भारत में किया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस समय बंगाल में कौन कौन से नवाब थे, उनके टाइम में क्या क्या मेन इवेंट हुए हैं, अगर वॉर हुई है तो कौन सी इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई है। ठीक है, तो बंगाल के नवाबों के नाम और एक सीक्वेंस में उनको याद करने की एक स्मॉल ट्रिक है, MSSSJK। क्या है? MSSSJK। इस ट्रिक से आप बंगाल के नवाबों का सीक्वेंस और उनके नाम इजीली याद कर सकते हैं। देखो, जिनको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है, वो बिना ट्रिक के याद कर लें। और अगर किसी को लगता है कि उन्हें याद नहीं हो रहा है या कोई ट्रिक मिल जाए, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? MSSSJK। 4-5 बार ये ट्रिक बोलो, अपने आप सारे नवाबों के नाम और उनका सीक्वेंस याद हो जाएगा। M से क्या है? मुर्शीद कुली खां। इसका टेन्योर क्या था? 1717 से 1727। फिर S से शुजाउद्दीन, फिर S से सरफराज, A से अलीवर्दी खां, S से सिराजुद्दौला, फिर J से क्या है? मीर जाफ़र, और K से कासिम, मीर कासिम। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन से नवाबों को देखेंगे। पहला है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां का कार्यकाल क्या था? 1717 से 1727। इसको फर्रुखशियर ने बंगाल का गवर्नर बनाया था, लेकिन इसने बाद में बंगाल को इंडिपेंडेंट करा लिया, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? बंगाल का संस्थापक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल का संस्थापक कौन था, तो ये मुर्शीद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर ली थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन ने 12 साल राज किया। इसका कार्यकाल कितना था? 1727 से 1739। ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। और इसके बारे में एक मेन पॉइंट ये है कि इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 में बिहार की सूबेदारी दे दी। फिर नेक्स्ट है सरफराज। सरफराज शुजाउद्दीन का बेटा था, लेकिन ये केवल 1 साल शासन कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसको अलीवर्दी खां ने मार दिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो अलीवर्दी खां जो था, उसका कार्यकाल कितना था? 1740 से 1756। इसके बारे में एक अच्छी चीज़ ये थी कि इसने अंग्रेज़ों और फ्रेंच दोनों को अपने कंट्रोल में रखा था, ज़्यादा छूट नहीं दी थी, शासन अपने हाथ में रखा था। इसके बाद, इसके मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। ये लेकिन 1 साल ही केवल शासन कर पाया था। लेकिन इसका शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। क्या क्या हुए थे? देखो, एक तो अलीवर्दी खां का पोता था, और उसके पहला इसका इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था इसके शासनकाल का कि 20 जून 1756 को एक कासिम बाजार में ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था। वह ब्लैक होल इंसिडेंट क्या था? एक छोटे से कमरे में इसने बहुत सारे अंग्रेज़ों को कैद कर दिया था, जिससे दम घुटने से 100 से ज़्यादा अंग्रेज़ों की उसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर कब हुआ था ये? 20 जून 1756 को। फिर इसने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिन बाद क्लाइव ने इसको फिर से अपने अधिकार में ले लिया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्लैक होल इवेंट 20 जून 1756 को, लगभग 1 साल बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। देखो, एक्चुअली में ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, और कुछ और लोग थे, अमीर चंद, जगत सेठ, ये सब अंग्रेज़ों से मिल गए थे। इन्होंने गद्दारी कर दी थी। सो जब सेनाएं आमने सामने आईं, मीर जाफ़र ने अपनी सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया। सिराजुद्दौला समझ गया कि इसने गद्दारी कर दी है, और ये वहाँ से भाग गया। बाद में सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया था और उसको मार दिया गया था। तो मीर जाफ़र ने यहाँ गद्दारी की थी, और उस गद्दारी का रिजल्ट क्या रहा कि अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया था बिना लड़े ही। ठीक है, तो मीर जाफ़र को उस गद्दारी का इनाम मिला अंग्रेज़ों की तरफ से, और 1757 को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो ये 3 साल शासन कर पाया था, 1757 से 1760। इसने क्या किया था? बंगाल में अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड का राइट दे दिया था, मीन्स आप कर मुक्त व्यापार कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इस पर प्रेशर बनाना चालू किया और अधिकार लेने के लिए। तो मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतभेद आ गए थे। इसके कारण अंग्रेज़ों ने इसको गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को 1760 में वहाँ का नवाब बना दिया। मीर कासिम भी
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी, वहाँ ट्रांसफ़र कर दी और मुंगेर में हथियार बनाने के कई कारखाने खोल लिए। इसमें जो दस्तक था, दस्तक क्या होता था कि एक तरह से पास होता था अंग्रेज़ों को ट्रेड करने के लिए, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह के कुछ और भी काम किए थे जिससे अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में मतभेद आ गए थे और उसकी परिणति क्या हुई कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। किस किस के बीच में? मीर कासिम, शाह आलम II और शुजाउद्दौला, इनकी संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ कौन थे? मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शाह आलम जो मुग़ल सम्राट था और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। इन तीनों की संयुक्त सेना लगभग 50,000 की थी और अंग्रेज़ों की सेना केवल 6,700 की थी। फिर भी अंग्रेज इसमें जीत गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कूटनीति से काम लेते थे। आमने सामने की लड़ाई तो सबसे बाद में आती थी, वो आधी लड़ाई तो कूटनीति से जीत लेते थे। किसको अपनी तरफ मिलाना है, किसको घूस देनी है, किस पे प्रेशर का यूज़ करना है, लोगों की कमज़ोरी पता करके उसका पूरा यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि करने क्लाइव आया था। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? 1765 में। ये 2 चरणों में हुई थी। पहली संधि हुई थी क्लाइव और शाह आलम के बीच में और दूसरी कब हुई थी? क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में 16 अगस्त 1765 को। तो पहली संधि शाह आलम और क्लाइव के बीच में 12 अगस्त 1765 को और दूसरी शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में 16 अगस्त 1765 को। तो शाह आलम के साथ जो संधि हुई थी उसकी मुख्य बातें क्या थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मीन्स टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद ये पहले अवध के अंडर में आते थे, इसको मुगलों के अंडर में दे दिया था और शाह आलम को इलाहाबाद भेज दिया गया था कि तुम यहीं रहो। और शाह आलम को 26 लाख रुपए पर ईयर की पेंशन दे दी गई थी कि इलाहाबाद रहो, पेंशन खाओ और मौज करो। फिर शुजाउद्दौला के साथ जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, उसकी मेन बातें क्या थी? पहला कि कर मुक्त व्यापार दे दिया गया था, मीन्स अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी बिना किसी टैक्स के ट्रेड कर सकती थी। और बनारस और गाजीपुर को वहाँ के जमींदार राजा बलवंत को दे दिया गया था। राजा बलवंत अंग्रेजों के समर्थक थे, तो बनारस और गाजीपुर राजा बलवंत को दे दिया गया था। अंग्रेजों के साथ अवध ने सहायक संधि कर ली थी और 50 लाख रुपए का हर्जाना शुजाउद्दौला को अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो ये बंगाल के नवाब और उनका जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे ये यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इस लेक्चर को 3-4 बार 1.5x की स्पीड में देख लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार देखना, चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। ओके, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।